नमस्कार साथियों। पराग सिंघल आगरा से। वैसे तो मैं परिचय देना ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी इतनी वीडियो आप देख चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं आगरा से हूं। और मैं पिछले 13 वर्ष से एक टैक्स पत्रिका कर जानकारी का प्रकाशन कर रहा हूं, और हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल्स, उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथियों, मैं अपनी बात अपने शब्दों में आपकी बात कहने का प्रयास करता हूँ। जो आप लोगों को समस्याएँ आती हैं जीएसटी एक्ट के बारे में, आयकर अधिनियम के बारे में, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूं। और पत्रों द्वारा केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, जीएसटी काउंसिल वगैरह को मैं समस्या भेजता रहता हूं। पिछले दिनों आपने भी समस्या एक दो वीडियो सुनी होंगी, ध्यान होगा आपको कि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं जीएसटी को। तो जीएसटी में अब तक क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिए। दूसरी मेरी वीडियो थी नेचुरल जस्टिस सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 पर। साथियों, मैं अभी काफ़ी लोगों से चर्चा मेरी हुई थी। एक कुशीनगर के मेरे मित्र हैं राजेश शर्मा जी, उनसे भी चर्चा हुई थी मेरी। और इसके अलावा एक मुजफ्फरपुर के हमारे मित्र हैं अशोक जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जीएसटी में, विशेषकर जीएसटी के अंदर और आयकर में भी जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, फंडामेंटल राइट और नेचुरल जस्टिस, इसका अभाव देखा जा रहा है। इनकम टैक्स के बारे में ये मेरा कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का है, यानी 62 साल पुराना हो गया है। तो 62 साल पुराने अधिनियम को अभी तक लागू किया जाना, वो क्या न्यायपूर्ण कहा जा सकता है? क्योंकि 1961 से आज 2022 के बाद में कितनी स्थिति बदल चुकी है। हमारे देश की जनसंख्या बदल चुकी है, आयकर दाताओं की संख्या 100% नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर हम 2000% कहा जाए वो भी कम पड़ेगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा, पहले एक आईटीओ हुआ करता था एक रेंज के अंदर। जैसे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2 आईटीओ हुआ करते थे, जो लखनऊ बैठा करता था और एक पूर्व में अलग बैठा करता था। आज आगरा जैसे शहर में, आगरा रेंज बन गया है, उसमें कम से कम 5 सीआईटी बैठ रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट और नेचुरल जस्टिस का अभाव हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जीएसटी के अंदर हम कह सकते हैं कि जो पोर्टल पे व्यवस्था जो की गई है कि ऑनलाइन सारी व्यवस्था होगी, ऑनलाइन सारे रिटर्न दाखिल किए, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन सब काम होगा। तो इसमें नेचुरल जस्टिस और फंडामेंटल राइट का कितना ध्यान रखा जा रहा है, इस पे आज चर्चा का मेरा विषय है। मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी और मैं तभी मेरे बात का समर्थन कर पाएंगे। संविधान की अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमको प्रदान किए गए हैं। समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक ये जो राइट दिए गए, उपचार का अधिकार जो दिए, ये राइट दिए गए हैं। तो मैं जीएसटी को संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंदर मानता हूँ। दूसरा, नेचुरल जस्टिस के बारे में जो कहा गया है, इन इंडिया इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 311 embodies right to hearing under the article 19 ब्रैकेट में 2 to 6 reasonable restrictions can be imposed on right to carry on the trade and business which include procedural restrictions also। अब जो नेचुरल जस्टिस वाली बात है, मैं अब दोनों की व्याख्या कर दूं पोर्टल की, कि इनकम टैक्स पोर्टल में जो यूज़र है, जो कंज्यूमर जो है, जिसको हम आयकर दाता कहते हैं, वो आयकर दाता जो जनता का तो है ही है, इसके साथ में विभाग के चपरासी से लेकर के 4th क्लास कर्मचारी उससे लेकर के और सीबीडी चेयरमैन तक
इनकम टैक्स पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिटर्न दाखिल करना होता है। तो जो प्रैक्टिकल दिक्कत आती है उस पोर्टल में वो खुद देख लेते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस आती है वो खुद महसूस करते हैं, उसको सुधार करने के लिए प्रयास करते हैं बिना हमारी को मांग किए हुए। लेकिन अब बात जीएसटी पोर्टल की हम कर रहे हैं। तो जीएसटी पोर्टल के दो पहलू हैं। एक पहलू है एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू, जो विभाग द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। विभाग उसमें टैक्स पेयर को नोटिस जारी करना है, उसकी जो है GST 1, GST 2, GST 3B का या GST जो 9 का है, उनका जो अपडेट किया जाता है उनको समरी देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद में सम्मन्स वगैरह इशू करना है, जो विभिन्न धाराओं में सम्मन इशू करना है और कार्रवाई करनी है। तो दो पहलू हैं। चूँकि आपने पोर्टल बना दिया और टैक्स पेयर जो कंज्यूमर है, जो इसका यूज़र है, उससे कह दिया आप पोर्टल का उपयोग करो, अपनी चीज़ करो। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि अप्रैल के प्रथम दिनों में 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी काउंसिल की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा ईंट भट्टे को सेक्शन 10 के अंतर्गत समाधान व्यवस्था दी गई। उससे बाहर निकाल करके ईंट भट्टे को समाधान से मुक्त कर दिया और उसमें 2 स्लैब बना दिए कि 12% और 6%। अगर 12% आपको टैक्स देना है तो आपको आईटीसी का लाभ मिल जाएगा। यदि आप 6% टैक्स जमा करते हैं तो आपको आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए, लागू कर दिया इन्होंने। अब रिटर्न दाखिल करने का समय आ गया, तो अप्रैल पूरा हो गया, मई में दाखिल करना है। लेकिन पोर्टल पर जब रिटर्न दाखिल करने जाते हैं तो उसमें 6% का ऑप्शन हिडन हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हिडन हो रहा है, वो क्लिक नहीं कर सकते। हम 6% के टैक्स पेयर हैं। मेरे पास एक मेरे मित्र हैं, वैसे तो काफ़ी मेरी उनके पिताजी मेरे बराबर के हैं, लेकिन मैं मुझको पितर मानता, कन्नौज के हैं आमिर खान साहब, और आपके राजेश शर्मा जी से मैंने आपको जिक्र किया, कुशीनगर के हैं, और संजीव गुप्ता हैं मेरठ के। उन्होंने कई दिनों में मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रयास करिए, कुछ काउंसिल का ध्यान आकर्षित करिए। मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया है। तो साथियों, अब यूज़ करने वाला जो देख रहा है कि 6% का ऑप्शन खुला नहीं है, डिपार्टमेंट कहता है कि साहब रिटर्न भरिए आप, नहीं तो आपको जो है लेट फीस लगेगी और जो टैक्स ड्यू हो गया उस पर ब्याज लगेगी। तो क्या ये नेचुरल जस्टिस है? क्या ये कंज्यूमर का जो टैक्स पेयर है उसका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है? ये ऐसे ही एक प्रश्न मेरे सामने प्रश्न आया था जब हरिद्वार मीटिंग थी 1 मई को हमारी। उसमें आयुक्त तो उत्तराखंड और माननीय वित्त मंत्री उत्तराखंड दोनों उपस्थित थे और मैं उनके सामने आपकी समस्या को प्रस्तुतिकरण कर रहा था। तो एक मेरे पे पर्ची आई थी, उसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था कि अभी सरकार द्वारा ई इनवॉइसिंग की व्यवस्था लागू की गई है। अब जो मैंने मान लीजिए, उसमें उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने मान लीजिए श्याम एंड कंपनी से माल ख़रीदा और श्याम एंड कंपनी ई इनवॉइसिंग करने के लिए एलिजिबल है। मुझे नहीं मालूम कि उसका टर्नओवर कितना है क्योंकि पोर्टल पर कोई शो नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे माल ख़रीदा, उसने मैनुअल इनवॉइस काट के भेज दिया और वो ट्रांसपोर्ट पर रोक दिया, क्योंकि जो मोबाइल यूनिट ने रोक लिया, क्योंकि मोबाइल यूनिट वाले को दिखाई पड़ रहा है कि श्याम एंड कंपनी इज एलिजिबल फॉर द इशू द ई इनवॉइसिंग, लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि साहब वो ई इनवॉइसिंग जारी करना था, उसने मैनुअल इशू कर दिया, तो माल मेरा मोबाइल यूनिट जब्त कर लेगी और उसका मुझे आईटीसी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये क्या मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है जानने का कि मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ उसको इनवॉइसिंग जारी करना है, ये मैनुअल बिल जारी कर सकता है? ये कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पोर्टल पर? ये समस्या मैंने उठाई थी मंच पर। तो इस तरह की बहुत सी कमियां हैं पोर्टल में, लेकिन जब टैक्स पेयर समस्या को उठाता है या टैक्स प्रोफेशनल समस्या को उठाता है तो विभाग सुनने को राजी नहीं है। बोले नहीं साहब, आपकी लापरवाही है, आप लेट जमा कर रहे हैं तो आप भैया लेट फीस दो, ब्याज दो, और नहीं तो पेनल्टी लगाएंगे हम, सेक्शन 125 की लगाएंगे पेनल्टी। बहुत सी पेनल्टी का राइट उनको दिया हुआ है। दूसरा फंडामेंटल राइट और नेचुरल जस्टिस की बात करूं मैं, कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद अप्रूवल के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि अधिकारी कितने में अप्रूव कर रहा है या ऑब्जेक्शन कितने में लगा सकता है, उसकी कोई ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करी है। लेकिन कंज्यूमर की फिक्स है कि सर आपने ये नहीं किया तो वो पेनल्टी लगेगी।
तो क्या ये मौलिक अधिकार का हनन निकल आएगा? क्या एक टैक्स पेयर का ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है कि वो इस समय से रजिस्ट्रेशन पाए? और सरकार को जो टैक्स देने को राजी है, सरकार को टैक्स देने की रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो, लेकिन उसके अधिकारों का हनन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब मान लीजिए एक फर्म जो है मेरी थी, और मान लीजिए मैंने उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए लगा दिया, एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड कर दी। आप ये मेरा आरोप नहीं है, आप प्रैक्टिकल देखिए। अगर मेरे अधिकारी मेरी वीडियो देख रहे हों तो प्रैक्टिकल देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कितने कितने दिन बाद अप्रूवल होती है। टैक्स पेयर करता क्या है, एक बहुत बुनियादी बात है ये, और प्रैक्टिकल वाली बात है कि मैंने मान लीजिए 31 मार्च 2022 को मैंने फर्म बंद करनी थी, और 1 अप्रैल 2022 को मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल लगा दिया। और मैंने चूँकि लगा दिया कैंसिलेशन, इसलिए रिटर्न भरने की जिम्मेदारी खत्म हो गई मेरी। विभाग ने उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जो है अप्रूवल दिया सितंबर 22 में जा करके। अब 9 महीने में रिटर्न दाखिल नहीं किया मैंने, तो साहब रिटर्न लेट फीस में माना जाएगा, लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। जब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं कर दूंगा 9 महीने वो सितंबर तक के, तब तक GST 10 दाखिल नहीं कर सकता मैं। जबकि नियम क्या है कि 6 महीने अगर रिटर्न दाखिल नहीं होते हैं तो सेक्शन 46 का नोटिस देके विभाग कैंसिलेशन कर सकता है। अब क्या ये जो पेंडेंसी है रजिस्ट्रेशन कैंसिल की प्रक्रिया की, कि ये दूसरे एक्ट सेक्शन को ओवररूल नहीं कर रही है? तो साथियों, मेरा जो कहने का तात्पर्य है, भावना यही है कि नेचुरल जस्टिस और फंडामेंटल राइट जो मैं संविधान ने दिए हैं, भारत के संविधान ने हमको दिए हैं, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे भी अधिकार दिए गए हैं। जो नेचुरल जस्टिस का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार मेरे पास है, तो क्या एक्ट में इस दोनों चीज़ों की कमी नहीं महसूस नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल जस्टिस के बारे में लास्ट लाइन लिखी हुई है, कैन बी इम्पोज्ड ऑन राइट टू कैरी ऑन द ट्रेड एंड बिजनेस विच इंक्लूड्स प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। मतलब इसमें ट्रेड एंड बिजनेस को भी इंक्लूड किया गया है। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि GST एक्ट को, GST की प्रक्रियाओं को, GST में अब तक क्या खोया क्या पाया, सरकार विवाद से विश्वास की ओर चली है या विश्वास से विवाद की ओर चली है, इसकी समीक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिला है मार्च अप्रैल का हमें, 166 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला है, और पिछले जनवरी से हम अगर आकलन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन मैंने कल ट्वीट किया है कि 136 करोड़ की आबादी के अंदर 8 करोड़ टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, GST रजिस्टर्ड डीलर नहीं होने चाहिए। क्या सरकार 166 करोड़ लाख से संतुष्ट है? सरकार अपनी, मेरा कहना है सरकार इन बातों पर ध्यान दे। मेरे को विश्वास है कि भारत जैसे देश, जो विश्व के दूसरी जनसंख्या वाला देश है, जिसमें विशाल संभावनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत होने जा रहा है, उसमें हमको 8 करोड़ SSC मिल सकते हैं, 8 लाख करोड़ का टैक्स मिल सकता है। लेकिन सरकार को विश्वास पैदा करना होगा, नेचुरल जस्टिस और फंडामेंटल राइट को देना होगा। अगर आप मेरी बात पसंद आए तो मेरी बात को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरी वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी है वो सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। फिर अगले विषय के साथ फिर उपस्थित आऊँगा। मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।